नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त यादव आशीष और आज हम समय के गलियारों में एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा भारत के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दौर में। ये वह समय था जब सदियों से चले आ रहे एक विशाल साम्राज्य की नींव हिल रही थी और उसकी राख से जन्म ले रहे थे कई नए, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी राज्य। हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, एक ऐसा कालखंड जिसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह दौर था जब केंद्रीय सत्ता का सूर्य अस्त हो रहा था और क्षितिज पर अनेक नए सितारे अपनी चमक बिखेरने को आतुर थे। कल्पना कीजिए उस उथल पुथल की, उन चुनौतियों की और उन अवसरों की जिन्होंने इस नए युग को आकार दिया। कैसे कुछ साहसी और दूरदर्शी व्यक्तियों ने अपनी नियति स्वयं लिखने का बीड़ा उठाया और विशाल भूभागों पर अपनी पताका फहराई। यह कहानी है संघर्ष की, महत्वाकांक्षा की और एक नए भारत के निर्माण की, जो अनेक छोटी बड़ी रियासतों में अपनी पहचान खोज रहा था। किसी भी विशाल वृक्ष के गिरने से पहले उसकी जड़ें कमजोर होती हैं, उसकी शाखाएं सूखने लगती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के साथ 18वीं शताब्दी के आते आते। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम और दूरदर्शी सिद्ध नहीं हुए जितने उनके पूर्वज थे। केंद्रीय सत्ता दिल्ली में तो थी, पर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था। बादशाह केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे और असली शक्ति उनके दरबार के अमीरों और गुटों में बंट गई थी। आंतरिक कलह, षड्यंत्र और लगातार हो रहे उत्तराधिकार के युद्धों ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रांताओं के हमलों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और उनकी सैन्य प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। इन आक्रमणों ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली अब उतनी सुरक्षित नहीं रही और न ही मुगल बादशाह अपने सूबेदारों और जागीरदारों की रक्षा करने में सक्षम है। इसी राजनीतिक शून्यता और अस्थिरता का लाभ उठाकर विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी। वे अब नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के अधीन थे, परंतु अपने अपने क्षेत्रों में वे स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार करने लगे थे और यहीं से नींव पड़ी ढी उन नवीन राज्यों की जिनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। जब केंद्र की पकड़ ढीली पड़ी ढहती है तो परिधि पर नई शक्तियां उभरना स्वाभाविक है। 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक मंच पर कुछ ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर कई ऐसे राज्यों ने जन्म लिया जिन्होंने आने वाले कई दशकों तक भारतीय इतिहास की दिशा को प्रभावित किया। ये राज्य न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने गए, बल्कि कला, संस्कृति और प्रशासन के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इनमें से प्रत्येक राज्य की अपनी एक कहानी है, अपने नायक हैं और अपना एक संघर्ष है जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। आइए एक दृष्टि डालते हैं उन प्रमुख नवीन राज्यों पर जिन्होंने इस काल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तर में जहां अवध अपनी नफासत और तहजीब के लिए मशहूर हुआ, वहीं दक्षिण में हैदराबाद के निजाम ने एक शक्तिशाली सल्तनत की नींव रखी। पूर्व में बंगाल अपनी समृद्धि के कारण विदेशी शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना, तो पश्चिम में मराठों ने अपनी तलवार के बल पर एक विशाल साम्राज्य खड़ी-ढा कर दिया। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में सिख मिसलों ने संगठित होकर एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना की और राजपूताना के निकट जाटों ने भरतपुर में अपने शौर्य का परचम लहराया। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को भी चुनौती दी। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्होंने उस संक्रमण काल में भारत की राजनीतिक तस्वीर को एक नया रंग दिया। दक्षिण भारत की राजनीति में 18वीं शताब्दी एक नया मोड़ लेकर आई और इस परिवर्तन के केंद्र में था हैदराबाद राज्य।
इस शक्तिशाली राज्य की नींव रखने का श्रेय जाता है चिनकिलिच खान, जिन्हें आसफ जाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। वे मुगल दरबार के एक अत्यंत प्रभावशाली अमीर थे और दक्कन के सूबेदार भी। मुगल सत्ता की कमजोरी को भांपते हुए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से अपनी स्थिति को मजबूत किया और सन 1724 में लगभग स्वतंत्र रूप से हैदराबाद रियासत की स्थापना कर डाली। हालांकि वे औपचारिक रूप से मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा दर्शाते रहे, परंतु व्यवहार में वे एक स्वतंत्र शासक थे और यहीं से निजामशाही की शुरुआत हुई। आसफ जाह प्रथम एक कुशल प्रशासक और योग्य सेनापति थे। उन्होंने न केवल अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा, बल्कि आंतरिक रूप से भी शांति और व्यवस्था कायम की। उनके शासनकाल में हैदराबाद दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। निजामों ने कला, साहित्य और वास्तुकला को भी संरक्षण प्रदान किया, जिसकी झलक आज भी हैदराबाद शहर की इमारतों और संस्कृति में देखने को मिलती है। यह राज्य मराठों और बाद में यूरोपीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों के कारण भी चर्चा में रहा और इसने दक्षिण भारतीय राजनीति में एक संतुलनकारी शक्ति की भूमिका निभाई। हैदराबाद का उदय वास्तव में मुगल साम्राज्य के विकेंद्रीकरण का एक स्पष्ट उदाहरण था। जब हम 18वीं शताब्दी के भारत की बात करते हैं, तो गंगा यमुना के दोआब में स्थित अवध राज्य का जिक्र करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत राज्य की स्थापना का श्रेय सादत खान बुरहान उल मुल्क को जाता है, जिन्हें 1722 में मुगल बादशाह द्वारा अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सादत खान एक महत्वाकांक्षी और योग्य प्रशासक थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई और अवध को एक अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। लखनऊ और फैजाबाद जैसे शहर उनके शासनकाल में उन्नति के शिखर पर पहुंचे और कला, संगीत, नृत्य तथा साहित्य के प्रमुख केंद्र बन गए। अवध के नवाब अपनी शान और शौकत, अपनी तहजीब और अपनी मेहमाननवाजी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। उनकी गंगा जमुनी संस्कृति, जिसमें हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, आज भी हमें प्रेरित करती है। वास्तुकला के क्षेत्र में भी अवध ने अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की, जिसके उदाहरण हमें लखनऊ के इमाम बाड़ों, मस्जिदों और अन्य इमारतों में देखने को मिलते हैं। हालांकि यह राज्य भी आंतरिक षड्यंत्रों और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों का शिकार हुआ, परंतु भारतीय संस्कृति और इतिहास में इसका योगदान अविस्मरणीय है। अवध की कहानी हमें उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि की भी झलक दिखलाती है। यदि 18वीं शताब्दी में किसी एक शक्ति ने मुगल साम्राज्य को सबसे कड़ी चुनौती दी और उसके स्थान पर अखिल भारतीय शक्ति बनने का स्वप्न देखा, तो वह निसंदेह मराठा साम्राज्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 17वीं शताब्दी में रखी गई स्वराज्य की नींव 18वीं शताब्दी तक आते आते एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी थी। पेशवाओं के नेतृत्व में, विशेषकर बाजीराव प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के समय में, मराठा सेनाओं ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपने विजय अभियान चलाए। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली का मुगल बादशाह भी मराठों के संरक्षण में आ गया था और वे किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे थे। मराठा साम्राज्य की शक्ति का आधार उनकी कुशल घुड़सवार सेना, उनकी छापामार युद्ध नीति और विभिन्न मराठा सरदारों जैसे होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले का संगठन था। उन्होंने न केवल मुगलों को कमजोर किया, बल्कि निजाम, राजपूतों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी अपने प्रभाव में लिया। हालांकि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हुई पराजय ने उनके उत्तर भारतीय विस्तार को एक बड़ा झटका दिया, परंतु वे फिर भी एक प्रमुख शक्ति बने रहे। मराठों का उदय भारतीय इतिहास की एक असाधारण घटना है, जो यह दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और कुशल नेतृत्व से कोई भी शक्ति अपने भाग्य का निर्माण कर सकती है।
उत्तर पश्चिम भारत में जहां निरंतर विदेशी आक्रमणों का खतरा बना रहता था, एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, सिख शक्ति। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के पश्चात सिखों ने मुगलों और अफगानों के अत्याचारों का दृढ़ता से सामना किया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक विभिन्न सिख मिसलों समूहों ने पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। ये मिसलें आपस में मिलकर शत्रु का सामना करती थीं, परंतु उनमें एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। इस अभाव को पूरा किया एक महान योद्धा और दूरदर्शी शासक महाराजा रणजीत सिंह ने। 19वीं सदी के आरंभ में 1799 में लाहौर पर विजय प्राप्त करने के साथ ही महाराजा रणजीत सिंह ने एक संगठित और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने न केवल सभी सिख मिसलों को एकजुट किया, बल्कि अपनी आधुनिक और अनुशासित सेना के बल पर कश्मीर, मुल्तान और पेशावर तक अपने राज्य का विस्तार किया। उनका साम्राज्य सरकार ए खालसा के नाम से जाना गया और यह उस समय भारत के उन गिने चुने राज्यों में से एक था जो अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से काफी हद तक स्वतंत्र रहा। महाराजा रणजीत सिंह अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति, न्यायप्रियता और सैन्य कौशल के लिए विख्यात हुए और उन्हें शेरे पंजाब की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनका शासनकाल पंजाब के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। दिल्ली के दक्षिण में आगरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में एक और वीर समुदाय ने मुगल सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वे थे जाट। जाट कृषक और योद्धा समुदाय के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। 18वीं शताब्दी में चूडामन और बदन सिंह जैसे जाट नेताओं ने इस संघर्ष को एक संगठित रूप दिया। बदन सिंह ने डीग को अपनी राजधानी बनाकर जाट शक्ति को सुदृढ़ किया, परंतु भरतपुर राज्य को उसकी वास्तविक पहचान और शक्ति प्रदान करने का श्रेय महाराजा सूरजमल को जाता है, जिन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। महाराजा सूरजमल एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा, कुशल कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी अनेक कार्य किए। उनके शासनकाल में भरतपुर राज्य अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया। भरतपुर का लोहागढ़ किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध था और कहा जाता है कि अंग्रेज भी इसे जीत नहीं पाए थे। महाराजा सूरजमल ने पानीपत के तीसरे युद्ध के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया था, यद्यपि वे सीधे युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। भरतपुर राज्य का उदय यह दर्शाता है कि किस प्रकार स्थानीय नेतृत्व और सामुदायिक एकता के बल पर शक्तिशाली साम्राज्यों को भी चुनौती दी जा सकती थी और एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की जा सकती थी। इन नवीन राज्यों के उदय ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डाला। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो यह हुआ कि भारत की केंद्रीयकृत मुगल सत्ता का स्थान अनेक क्षेत्रीय शक्तियों ने ले लिया। इससे भारत एक प्रकार के राज्यों के संघ जैसा प्रतीत होने लगा, जहां प्रत्येक राज्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी सेना और अपने प्रशासनिक तंत्र का संचालन कर रहा था। इस विखंडन ने जहां एक ओर क्षेत्रीय संस्कृतियों और भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत को बाहरी शक्तियों के लिए अधिक सुभेद्य भी बना दिया। ये वही काल था जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में अपने पैर पसार रही थीं। इन नवीन राज्यों के आपसी संघर्ष, उनकी आंतरिक कमजोरियां और उनकी अदूरदर्शिता ने अंग्रेजों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए अंग्रेजों ने धीरे धीरे इनमें से अधिकांश राज्यों को या तो अपने अधीन कर लिया या फिर उन्हें सहायक संधियों के जाल में फंसा लिया। इस प्रकार नवीन राज्यों का यह दौर, जो भारतीय शक्तियों के पुनरुत्थान का प्रतीक था, विडंबनापूर्ण रूप से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहा था। यह इतिहास का एक ऐसा चक्र था
जिसने भारत की नियति को एक नई दिशा में मोड़ डाल दिया। तो देवियों और सज्जनों, यह थी 18वीं शताब्दी में भारत में नवीन राज्यों के उदय की एक संक्षिप्त गाथा। हमने देखा कि कैसे मुगल साम्राज्य के पतन ने एक राजनीतिक शून्य पैदा किया, जिसे भरने के लिए अनेक क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने शौर्य और अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। हैदराबाद, अवध, बंगाल, मराठा, सिख, भरतपुर और मैसूर जैसे राज्यों ने न केवल अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह दौर उथल पुथल का था, संघर्ष का था, परंतु साथ ही यह नवनिर्माण और क्षेत्रीय अस्मिताओं के उभार का भी दौर था। इन राज्यों के उदय और पतन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई भी सत्ता शाश्वत नहीं होती और समय के साथ नई शक्तियों का उदय अवश्यंभावी है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि आंतरिक एकता और दूरदर्शिता किसी भी राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने अतीत को समझते हैं, तभी हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की नींव रख सकते हैं। आशा है इस यात्रा ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। इतिहास के इन पन्नों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्ता और शक्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।